स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, ये दोनों ही पार्ट हमने कंप्लीट करते हैं 9वां और 10वां चैप्टर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 11वां चैप्टर जो कि समाकलन के अनुप्रयोग है। समाकलन के अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो निश्चित समाकलन में समाकलन का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, समाकलन का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है, ये जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि समतल के अंदर विभिन्न प्रकार के वक्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से वक्र हो सकते हैं? वर्त हो सकता है, रेखा हो सकती है, परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है। इन सभी वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? क्षेत्रकलन कहलाती है। और यही है समाकलन का अनुप्रयोग। तो देखिए बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम लोग समाकलन की सहायता से समतल में वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे आज बेसिक क्लास होने वाली है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलता है। साधारण वक्र का मतलब हो गया बच्चों, आपको यहां पर एक फलन दिया गया हो। साधारण वक्र का मतलब हो गया आपको यहां पर एक फलन दिया गया हो। फलन किस रूप का हो? y बराबर fx के रूप का। y बराबर fx के रूप का आपके पास एक वक्र हो। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे दो कोटियां हो, जैसे x बराबर a, x बराबर b, इस प्रकार से दो कोटियां या दो रेखाएं आपके पास हो। तथा आपके पास यहाँ पे कोई अक्ष दे रखी हो, जैसे यहाँ पे दे रखी है x अक्ष। तो यहाँ पर ये कहलाता है साधारण वक्र, यानी जिसमें केवल एक ही वक्र आता है, बाकी रेखाएं और कोई अक्ष के सापेक्ष आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको कहते हैं साधारण वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है? बच्चों, सबसे पहले निर्देशांक अक्ष के अंदर इन सभी वक्रों को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो निर्देशांक अक्ष देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इन सभी वक्रों को। सबसे पहले जो आपको वक्र दिया गया है y बराबर fx, वो आपको ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर y बराबर fx ये मान लिया। ये हो गया आपके पास यहाँ पे y बराबर fx। अब देखिए बच्चों, x बराबर a और x बराबर b, तो x बराबर a, अगर ये लेंथ में यहाँ पर a लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो जाएगी यहाँ पे x बराबर a वाली रेखा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? x बराबर a वाली रेखा, क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस को यहाँ पे क्या मान लिया? a मान लिया। और इसी प्रकार x बराबर b वाली रेखा जो है बच्चों, वो हम लोग ये ले लेते हैं यहाँ पे x बराबर b, ये हो जाएगी यहाँ पे x बराबर b वाली रेखा, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है मैं यहाँ पर कितनी मान के चल रहा हूँ? b मान के चल रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वक्र, दो रेखाएं और साथ में यहाँ पे दिया हुआ x अक्ष, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ये रहा वो वक्र जो हमें दिया गया है y बराबर fx। दोनों रेखाएं x बराबर a और x बराबर b आपको यहाँ पे दी गई है, साथ में ये रही x अक्ष। तो इन चारों ही वक्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो आपके पास ये वाला पोर्शन होगा बच्चों, और हमें यहाँ पे इसी का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। हमें इसी का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। अब समझ में आया होगा बच्चों, यहाँ पे ये हो गया एक साधारण वक्र, ये होगी दो रेखाएं, और यहाँ पर है ये x अक्ष, और इन चारों से ही घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया, जिसको मैं नोमिनेट कर देता हूँ यहाँ पे a, b, c और d। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कौन से बंद वक्र का क्षेत्रफल निकालना है? a, b, c, d, a। बंद वक्र इसलिए कि वापस आपको a पे आना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? क्षेत्र a, b, c, d, a का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे देखिए बच्चों किस प्रकार से निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग जो भी क्षेत्र हमारे पास आता है, जो भी क्षेत्र हम लोग डिसाइड कर लेते हैं एक बार, उसके अंदर जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि हम उसमें एक छोटी सी पट्टी का ड्रॉ करते हैं, छोटी सी एक आयताकार पट्टी का ड्रॉ करते हैं, और हम इस आयताकार पट्टी का जो है वो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने इस आयताकार पट्टी की जो लंबाई है वो तो मैंने यहाँ पे मान ली y,
और इसकी जो चौड़ाई है, चूंकि एक्स अक्ष के ऊपर है इसलिए इसके छोटे से अल्पांश को मैंने यहाँ पे चौड़ाई के रूप में लिया और वो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, dx ले लिया। तो देखिए बच्चों, इस आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चूंकि लंबाई मैंने y इसलिए लिया है क्योंकि ये yx के समांतर है, इसलिए यहाँ पे लंबाई y होगी और dx जो है वो x अक्ष के ऊपर इसका एक छोटा सा अल्पांश है जो इस पट्टिका की चौड़ाई को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इस आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा यहाँ पे y dx, और इस प्रकार से लंबाई इंटू चौड़ाई, और इस प्रकार से अनंत पट्टिकाएं जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो उन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो वो a से लेके b तक का विस्तार हो जाएगा। तो a से b तक के विस्तार में इस प्रकार की अनंत पट्टिकाओं का योगफल जो है वो इस क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बंद वक्र है ABCDA का क्षेत्रफल, वो उसका जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, लिमिट a से b के अंतर्गत यहाँ पर y dx, और यहाँ पर y जो है वो उस वक्र से लेना है जो आपको दिया गया है, जैसे y बराबर sin x हो सकता है, y बराबर cos x हो सकता है, या कोई वर्त की समीकरण हो सकती है, वहां से आपको y का मान निकालना हो और जो भी y का मान यहाँ पे आएगा उसका x के सापेक्ष करना है इंटीग्रेशन, हमें वहां पे लिमिट अप्लाई करनी है और जो भी क्वांटिटी जो भी वैल्यू अपने सामने आती है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इनकेस अगर वो नेगेटिव भी आती है तो हमें उसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये क्षेत्रफल को व्यक्त करता है ये पार्ट, और क्षेत्रफल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल को हमें धनात्मक लेना होगा। और यहाँ पर ये x अक्ष और दोनों कोटि और वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल a से b y dx के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसी प्रकार तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वक्र जो है y बराबर fx के रूप का हो सकता है, वक्र जो है x बराबर gy के रूप का हो, कोटियों के स्थान पे यहाँ पे भुज दे रखा हो, जैसे कि y बराबर c दे रखा हो, y बराबर d दे रखा हो, और हमें यहाँ पे x अक्ष के स्थान पे दे रखा हो y अक्ष। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार का डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये निर्देशांक अक्ष हो गया, x बराबर जी वाई, इस वक्र को मैंने यहाँ पे इस रूप में ले लिया, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर जी वाई वाला वक्र। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे y बराबर c और y बराबर d, ये बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पे y बराबर c, और यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया y बराबर d। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y बराबर c, y बराबर d, x बराबर जी वाई वाला वक्र और y एक्स से घिरे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो आपके सामने इस पार्ट के द्वारा जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। अब हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल बच्चों हमें क्या करना होगा, पहले चूंकि हमने y एक्स के समांतर यहाँ पर एक पट्टी ड्रॉ की थी, इस बार हम लोग यहाँ पे x एक्स के समांतर एक छोटी सी पट्टी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए बच्चों, चूंकि ये पट्टी x एक्स के समांतर है इसलिए इस पट्टी की लेंथ को मैं यहाँ पे x मान के चलूंगा, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो y एक्स के ऊपर है, इसलिए उस छोटी सी चौड़ाई को मैं यहाँ पे dy से प्रदर्शित करूंगा जो कि y का एक छोटा सा अल्पांश है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से निकलेगा, और यहाँ पे ये जो वक्र हमें प्राप्त हो रहा है इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ P Q R S और वापस P। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बंद वक्र का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वक्र P Q R S P का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, किस चीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम यहाँ पे छोटी सी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे x dy हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट है बच्चों वो c से d तक आपको लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि y बराबर c से लेकर y बराबर d तक आपने यहाँ पे अनंत पट्टिकाएं ड्रॉ की है, तो y बराबर c से y बराबर d तक हमें इसका प्रसार करना होगा, तो यहाँ पे c से d तक करेंगे प्रसार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर gy और y बराबर c, y बराबर d और y x, इस प्रकार से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन के रूप में वो हो जाएगा लिमिट c से d और x dy। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर लिमिट हमें x अक्ष के सापेक्ष लगा रहे हैं, बच्चों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर लिमिट हम यहाँ पे x अक्ष के सापेक्ष लगा रहे हैं
तो आपको यहाँ पर dx लिखना होगा और dx के साथ आपको y लेना होगा। ये dx ये बताता है कि जो लिमिट है वो x अक्ष के सापेक्ष है, dy ये बताता है कि जो लिमिट है वो y अक्ष के सापेक्ष है। अगर लिमिट x अक्ष के साथ ली है तो उसके साथ y dx आएगा, और अगर आपने लिमिट y अक्ष के सापेक्ष ली है, dy ली है यहाँ पे, तो उसके साथ में x dy आएगा। तो आपको इन दो बातों का बच्चों विशेष ध्यान रखना है। वक्र कुछ भी हो सकता है, वक्रों के बारे में आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि वर्त की समीकरण क्या होती है, सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, दीर्घवृत्त क्या होता है, परवलय क्या होता है, उन सब की विभिन्न समीकरणों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए जो कि हम अभी देखने वाले हैं। और उसके बाद जो है आप लोग इन सभी वक्रों को ड्रॉ करके निर्देशांक अक्ष में लिमिट का निर्धारण, क्षेत्र का निर्धारण करेंगे पहले, और उसके बाद में लिमिट का निर्धारण करेंगे, और उसके बाद में हम लोग निश्चित समाकलन की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करेंगे, और जो वैल्यू अपने पास आएगी वो उसी क्षेत्र के क्षेत्रफल को इंडिकेट करेगी। इसके अलावा भी बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल, ये तो हो गया साधारण वक्रों का क्षेत्रफल, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है जैसे वक्रों की सममितता, कभी कोई वक्र का जो क्षेत्रफल है वो किसी अक्ष या किसी रेखा के सापेक्ष सममित आता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर एक्स अक्ष के पारित यानी एक्स अक्ष से ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, एक्स अक्ष से नीचे आ गया तो क्या करेंगे। इन सभी बातों का जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि वक्रों की जो क्षेत्रफल की जो सममितता है उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सममित क्षेत्रफल। सममित क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होते हैं, कुछ वक्र किसी रेखा के सापेक्ष सममित होते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वर्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और इस वर्त की खासियत क्या है बच्चों, चूंकि इसमें केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का पद आया है, इसलिए यहाँ पर ये वर्त जो है इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो क्या होगा, यहाँ पे मूल बिंदु होगा। चूंकि इसमें एक्स और वाई के पद नहीं है, इस वजह से इसका केंद्र जो है वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। त्रिज्या यहाँ पे 9 का वर्गमूल आपको लेना होगा, जिसको मैं यहाँ पे 3 का वर्ग भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 इकाई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या 3 इकाई। अब देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पे इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वर्त है ये 4 भागों में डिवाइड है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट, और प्रत्येक क्वाड्रेंट जो है वो समान क्षेत्रफल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे मैं इन दोनों ही क्वाड्रेंट की बात करूँ तो जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, या यूं कहिए कि ये पार्ट जो है वो वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। ये जो पार्ट है वो दोनों ही वाई एक्स के सापेक्ष क्या है, सममित है। और अगर मैं ये कहूं कि बच्चों जितना भाग एक्स अक्ष से ऊपर है वर्त का, उतना ही भाग एक्स अक्ष से नीचे है, तो ये कहलाता है कि ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। यानी जितना भाग एक्स अक्ष से ऊपर है उतना ही भाग जो है क्षेत्रफल का एक्स अक्ष से नीचे है। तो बच्चों, सममितता का उपयोग कहाँ पे होता है, सममितता का उपयोग कहाँ पे होगा बच्चों, कि जब भी वक्र 1, 2 या 2 से अधिक पार्ट में सममित होता है तो हम वहाँ पे केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं, और जितने पार्ट में वो सममित होता है उसको हम उतनी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्त जो है वो 4 पार्ट में सममित है, ये चारों ही पार्ट इसके सममित हैं, तो हम यहाँ पे केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से। हमें इन चारों ही पार्ट का अलग अलग क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है एक्स अक्ष की, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे लिमिट जा रही है एक्स अक्ष की 0 से 3। 0 से 3, चूंकि मैंने लिमिट यहाँ पे x अक्ष की लगाई है तो यहाँ पे मेरे पास dx आएगा, और dx के साथ संयोग बनता है y का। और देखिए बच्चों, मुझे चूंकि यहाँ पे संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए मुझे इसमें चारों ही पार्ट सममित हैं, तो मुझे इसको 4 से करना होगा गुणा। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हमने यहाँ पे इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे निर्धारित किया, फिर से समझ लीजिए। चूंकि दिया गया वर्त चारों ही पार्ट में सममित है, मैं केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसको 4 से गुणा कर दूंगा। जितने पार्ट में वो सममित है उस संख्या से मैं उसको गुणा कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, y dx का मतलब क्या हुआ। देखिए बच्चों, मैंने जो लिमिट ली है वो x अक्ष के लिए है 0 से 3, 0 से 3।
और चूंकि ये x अक्ष की लिमिट है इसलिए यहाँ पे dx आएगा, और यहाँ dx आएगा तो इसके साथ गुणा में सदैव y आएगा। तो y dx और 0 से 3 वाला ये जो पोर्शन है वो केवल 1/4 की क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, और जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया तो मेरे पास इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लेता हूँ yx के सापेक्ष, तो देखिए बच्चों yx की लिमिट भी यहाँ पे 0 से 3 ही है, yx की जो लिमिट है वो भी 0 से 3 ही है। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों, चूंकि लिमिट इस बार मैंने y के सापेक्ष लिए, yx के सापेक्ष लिए, तो यहाँ पे आएगा dy, तो यहाँ पे बन जाएगा x, और यहाँ पे एक पार्ट का क्षेत्रफल आने के बाद मैं इसको कर दूंगा 4 से गुणा। तो देखिए बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर x अक्ष के सापेक्ष लिमिट के साथ जाओगे तो आपको इस वक्र से y का मान निकालना होगा, और y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों, 9 माइनस एक्स की स्क्वायर, 9 माइनस एक्स की स्क्वायर। और अगर आप yx के सापेक्ष का लिमिट का निर्धारण करते हो और उसके बाद इस वर्त का क्षेत्रफल निकालते हो, तो यहाँ पे आपको x का जो मान है वो इस वर्त के समीकरण से निकालना होगा, जो कि 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ आएगा dy। आप इन दोनों ही पार्ट का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। इससे ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने लिमिट x अक्ष के सापेक्ष ली है या yx के सापेक्ष ली है। जो लास्ट आंसर आता है, जो क्षेत्रफल आता है, वो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। इसलिए बच्चों ये डिपेंड करता है वक्र की कंडीशन पे कि हमें लिमिट x अक्ष के सापेक्ष लगानी है कि yx के सापेक्ष लगानी है, और कई बार दोनों के सापेक्ष लगाने से ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर जो है वो आपको सेम ही देता है। तो हमें देखना होगा कि कौन सी लिमिट में हमें ज़्यादा जो है वो सहूलियत मिलती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे सममितता के बाद में x अक्ष के पारित वक्र का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, x अक्ष के पारित क्षेत्र के क्षेत्रफल का मतलब होता है कि या तो वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो x अक्ष से ऊपर होगा या x अक्ष से नीचे होगा। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी वक्र का क्षेत्रफल जो है वो x अक्ष से ऊपर आता है तो उसको हम धनात्मक वैल्यू में काउंट करते हैं, और अगर x अक्ष से नीचे आता है तो उसकी वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आती है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि अगर क्षेत्रफल नीचे आ गया और उसकी वैल्यू अगर ऋणात्मक आ रही है, तो चूंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है तो हम उसको यहाँ पे पॉजिटिव मान के ही चलेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे y बराबर साइन x के रूप का एक वक्र ले लिया। जब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बच्चों, तो आप देखेंगे कि x बराबर 0 पर इसका मान जो होता है वो 0 होता है, π/2 पर इसका मान 1 होता है, पाई पर आकर ये वापस 0 होता है। यानी आपके सामने इस प्रकार से एक वैल्यू आएगी। 3π/2 के ऊपर बच्चों इसका जो मान है, ये यहाँ पे π/2 आ गया, ये हो गया पाई, यहाँ पर है 3π/2। 3π/2 के ऊपर इसका जो मान होता है बच्चों वो -1 होता है, और वापस जो है यहाँ पर ये 2π के ऊपर जाकर वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 0 से π तक इसका जो पार्ट है वो तो x अक्ष से ऊपर की तरफ आया है, और π से लेके 2π तक का जो पार्ट है वो यहाँ पर x अक्ष से नीचे की तरफ आया है। तो अब देखिए बच्चों, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2π, यानी x की वैल्यू 0 से 2π तक अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x अक्ष के सापेक्ष इस वक्र का घिरा हुआ क्षेत्रफल दो भागों में डिवाइड हो रहा है, 0 से π तक। तो यहाँ पे x अक्ष का क्षेत्रफल जो है वो x अक्ष से ऊपर है, और π से लेके 2π तक इस वक्र का क्षेत्रफल जो x अक्ष के साथ घिरा हुआ है वो नीचे की तरफ है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो जाएगा ये 0 से π, और चूंकि ये लिमिट जो है वो x अक्ष के सापेक्ष ली है, इसलिए यहाँ पे आएगा y dx। dx क्या बता रहा है कि जो लिमिट है वो x अक्ष के सापेक्ष ली गई है, तो 0 से π, और dx के सापेक्ष किसका संयोग बनता है यहाँ पे, y का। प्लस में देखिए बच्चों, आपको दूसरा पार्ट लेना होगा यहाँ पे y और माफ कीजिए पाई और 2π, पाई से लेके 2π तक का, और पाई से लेके 2π तक भी चूंकि ये x अक्ष की लिमिट है तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो y dx का ही बनेगा। परंतु बच्चों, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो आपको ऋणात्मक वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट जो है वो x अक्ष से नीचे की तरफ है। तो ध्यान रहे बच्चों, जब भी किसी वक्र का किसी अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल x अक्ष से नीचे की तरफ आता है, तो उसके इंटीग्रेशन से पहले हम किसका साइन लगा देंगे, यहाँ पे मापांक का साइन लगा के उसको सोल्व करते हैं, ताकि वो जो ऋणात्मक क्षेत्रफल आए वो किस में कन्वर्ट हो जाए, धनात्मक में कन्वर्ट हो जाए, और वो पहले वाले में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। या फिर बच्चों, इन दोनों का अलग अलग निकाल के, चूंकि ये
पॉजिटिव ही आएगा, और इसका अलग से निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, और उसको पॉजिटिव मानकर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपके पास y बराबर साइन एक्स वाले फलन का 0 से लेके 2 पाई तक के अंतराल में क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको एक साथ निकालना चाहते हैं इस पार्ट के क्षेत्रफल को, तो आप यहाँ पे 0 से पाई y dx, इसको चूंकि पॉजिटिव ही आएगा इसका, तो यहाँ पे मापांक लगाने की आवश्यकता है नहीं, और पाई से लेके 2 पाई तक जो है वो इसका क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाले क्षेत्रफल वाले समाकलन पे आपको यहाँ पे मापांक जरूर लगाना पड़ेगा। और बच्चों इसका एक और आसान तरीका ये भी हो सकता है कि चूंकि 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक जो क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो रहा है वो आपस में सममित है। सममित का मतलब हो गया बच्चों, जितना क्षेत्रफल 0 से पाई तक है उतना ही क्षेत्रफल पाई से 2 पाई है। तो हम इसको सममित तो नहीं कह सकते, लेकिन यह क्षेत्रफलों की समानता जरूर कह सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ कि एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालकर मैं उसको 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पर इसका ये भी पार्ट हो सकता था 0 से पाई तक की लिमिट और यहाँ पर y dx, और चूंकि यहाँ पे 0 से पाई तक का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है और इसको मैं अगर 2 से गुणा कर देता हूँ तो उतना ही क्षेत्रफल मेरे को और प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों ही क्षेत्रफल को मैं यहाँ पे केवल इस एक इंटीग्रेशन से भी व्यक्त कर सकता हूँ। ये दोनों ही इसके तरीके हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे एक्स एक्स के पारित वक्र का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। अगर कोई पोर्शन जो है वो क्षेत्रफल का एक्स एक्स से ऊपर आता है तो वो पॉजिटिव, और नीचे आता है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। या तो आप इसको अलग से सोल्व करके पॉजिटिव बना ले, या अगर एक साथ आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जहां पर एक्स एक्स से नीचे वाला पार्ट है वहां पे मापांक का सिंबल लगाकर ही आप उसको सोल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ वक्रों के बारे में। रेखा के समीकरण को देखकर ये पता लगाना कि ये समीकरण कौन से वक्र से रिलेटेड है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों, कि केवल समीकरण को देखकर उस पूरे वक्र के बारे में नॉलेज ले लेना कि हाँ ये कौन सा वक्र होगा, क्या इसका ज्यामितीय रूप होगा, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, किसके सापेक्ष ये सममित है, किसके सापेक्ष सममित नहीं है, इन सभी जानकारियां जो है वो आपके पास होनी चाहिए। देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वक्र जो आपके इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर जो आपके सामने आने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में आपके सामने आने वाले हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ सरल रेखा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सरल रेखा की समीकरण जो है वो किस रूप में आपको प्राप्त हो सकती है, कौन कौन से उसके रूप हो सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहला रूप सिंपल है। पहला रूप इसका ये हो सकता है ax प्लस में by बराबर में c। ये किसी भी सरल रेखा का बेसिक रूप होता है। जब भी आपको x और y के ऊपर घात 1 और 1 प्राप्त होती है उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं। और रेखिक समीकरण हमेशा ही किसको व्यक्त करती है, सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करती है। या फिर बच्चों आपके सामने इस प्रकार की समीकरण आ जाए, y बराबर जो है वो 5x के रूप में आ जाए, या आपके पास में यहाँ पे x बराबर में 5y के रूप में कोई समीकरण प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों ही समीकरण में x की घात जो है वो 1 है, तो यहाँ पर ये भी एक सरल रेखा की ही समीकरण को व्यक्त करेगी। परंतु बच्चों, इस रेखा में और इस रेखा के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होगा, आपको समझना होगा। यहाँ पर ये रेखा जो है वो अक्षों को काट के जाती है, जबकि यहाँ पर ये रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजर के जाती है। कैसे पहचान करेंगे, अगर x और y के पद के अलावा अगर कोई अचर राशि वहाँ पे आती है, अगर किसी रेखा के समीकरण में x और y के पद के अलावा अगर कोई अचर राशि वहां पे आती है तो वो रेखा हमेशा अक्षों को काट के जाएगी। और इसका पता लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि ये रेखा x अक्ष को कहां काटेगी, आप y 0 कर दो, और ये रेखा y अक्ष को कहां काटेगी, आप x 0 कर दो, जिससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से हम लोग एक रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे इस समीकरण की खासियत ये है कि यहाँ पे x और y के पद के अलावा कोई भी अचर राशि ना तो योग में आई है ना या अंतर में आई है, इस वजह से इस रेखा की जो खासियत है बच्चों वो ये है कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगी। और इसकी भी एक खासियत और होती है बच्चों, अगर दोनों ही तरफ जो x और y के पद हैं अगर ये समान चिन्ह के दे रखे हो, दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, परंतु वो पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। कौन से चतुर्थांश से होकर गुजरेगी बच्चों, वो पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर गुजरती है। लेकिन बच्चों, अगर समीकरण का रूप इस प्रकार का हो, y बराबर हो माइनस का रूट 2x,
या फिर यहाँ पर हो x बराबर अंडर रूट का 3y माइनस का यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही पक्षों में चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से तो जरूर गुजरेगी, परंतु वो जो है यहाँ पे कौन से चतुर्थांश से होकर गुजरेगी, दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। तो बच्चों आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो रेखा x अक्ष से गुजरती है वो या तो पहले और तीसरे चतुर्थांश से गुजरेगी या वो दूसरे और चौथे चतुर्थांश से गुजरेगी। ये डिपेंड करता है कि उनके साइन किस प्रकार से हैं। बराबर के दोनों ही पक्षों में अगर दोनों ही पदों के साइन समान हैं तो वो पहले और तीसरे चतुर्थांश से गुजरेगी, और अगर वो विपरीत चिन्ह के हैं तो वो दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर गुजरने वाली रेखा होगी, परंतु गुजरेगी वो मूल बिंदु से होकर ही। तो बच्चों ये तो हो गया यहाँ पे सरल रेखा की कुछ बेसिक समीकरण मैंने आपको बता दी। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 2 नंबर पे वर्त की समीकरण। किसके समीकरण की बात करें? वर्त की समीकरण। तो देखिए बच्चों वर्त की जो समीकरण है वो 2 रूपों में आपको प्राप्त हो सकती है। 2 रूप कौन कौन से हो सकते हैं? पहला रूप तो हो सकता है बच्चों ये वाला जो x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आर स्क्वायर ले सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार की समीकरण जो वर्त की हमें प्राप्त होती है उसकी खासियत क्या होती है? उसकी खासियत यह है कि इस प्रकार के वर्त का जो केंद्र है वो a और b होता है और त्रिज्या जो है वो r इकाई होती है। या फिर बच्चों एक रूप इसका ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां पे x और y का पद आपको नहीं मिलेगा, या यूं बोलिए कि a और b का मान जैसे ही आप शून्य करते हो आपके पास ये समीकरण जो है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के समीकरण से जो वर्त प्राप्त होगा उसकी खासियत क्या होगी कि उसका जो केंद्र है वो कहां पर होगा? 0 0 पे होगा, जैसा कि हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमने 9 लिया था। तो इस प्रकार के वर्त को जब भी आप ड्रॉ करते हो तो उसका केंद्र जो है वो शून्य होगा, मूल बिंदु पे होगा, और इस प्रकार के वर्त का केंद्र जो है वो ए और बी बिंदुओं पे होगा। तो दोनों के डायग्राम में थोड़ा फर्क पड़ेगा, और इस प्रकार के वर्त के समीकरण को थोड़ा सा चेंज करके भी दे दिया जाता है कई बार। जैसे यहाँ पे y बराबर आपको दे दिया जाएगा रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से भी समीकरण आपके सामने दे दी जाती है। तो आपको पहचाननी पड़ेगी यहाँ पे ये वर्त की समीकरण को इंडिकेट करता है। या फिर यहाँ पे x बराबर इस रूप में भी समीकरण दी जा सकती है, x बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो आपको समझना होगा इस प्रकार के समीकरण को देखकर कि ये इस प्रकार के समीकरण का ही रूप है जो कि वर्त के समीकरण को इंडिकेट करता है। तो आपको इन समीकरणों के बारे में भी अच्छे से अध्ययन करना होगा। उसके बाद में देखिए बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं परवलय की। किसकी बात करें? परवलय की। तो परवलय के बारे में बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, इसकी 4 स्थितियां होती हैं, 4 प्रकार की इसकी समीकरण होती है। पहली समीकरण आपको पता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax की रूप की होती है, और वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप की समीकरण का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार का परवलय आपको मिलता है, जिसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पे होता है और जो धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष जो है वो सममित होती है। इसके विपरीत दिशा में इसकी नियता होती है, और आगे उतनी ही दूरी के ऊपर जो बिंदु होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाभि बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप के बाद में यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax का रूप भी मिल सकता है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तो इस केस में बच्चों सिंपल क्या होगा? इस केस में जो आपको परवलय प्राप्त होता है उसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पे रहेगा, परंतु वो ऋणात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, और इस बार नियता जो है वो धनात्मक x को काट के जाएगी। एक और रूप इसका ये भी हो सकता है बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay जो परवलय होता है बच्चों वो जो होता है वो धनात्मक y के सापेक्ष सममित होता है, और इसकी जो नियता है वो ऋणात्मक y को काट के जाएगी। और एक और इसका जो रूप होता है चौथा रूप वो होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, और इस केस में जो परवलय होता है वो जो होता है वो ऋणात्मक y के सापेक्ष सममित होता है, और धनात्मक y को काटकर इसकी पर जो नियता है वो जाती है। तो यहाँ पे परवलय के 4 रूप जो हैं बच्चों वो आपको देखने को मिलते हैं। समीकरण आपको किस रूप की दी गई है और इसकी खासियत क्या होगी बच्चों? परवलय के समीकरण की खासियत होती है कि इसमें केवल आपको एक चर राशि, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसके ऊपर आपको स्क्वायर मिलेगा। चाहे तो x के ऊपर स्क्वायर मिलेगा, चाहे आपको y के ऊपर स्क्वायर मिलेगा, और दूसरी चर राशि के ऊपर आपको जो है वो घात 1 मिलेगी।
तो वो रूप जो होता है वो हमेशा परवलय का ही होगा, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने क्यों ना आ जाए। वर्त की समीकरण की पहचान ये है बच्चों कि इसमें जो चरासी एक्स और वाई दी गई है उन दोनों के ऊपर ही आपको स्क्वायर मिलेगा, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर मिलेगा, वाई के ऊपर भी स्क्वायर मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो वो किसकी समीकरण होती है, वर्त की। और अगर दोनों ही चरासी एक्स और वाई पे अगर आपको घात एक एक मिलती है तो वो किसकी समीकरण होती है, यहाँ पे सरल रेखा की। तो यहाँ पे x की घातों को देखकर भी हम पहचाना जा सकता है कि ये जो आपको समीकरण दी गई है वो सरल रेखा की है, वर्त की है या परवलय की है, इनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा वक्र जो कि दीर्घवृत्त है, और इन चारों वर्तों से ही रिलेटेड आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दीर्घवृत्त की। बच्चों चौथे वक्र की बात करते हैं, और चौथा वक्र मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ दीर्घवृत्त। कौन सा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, दीर्घवृत्त। ये चारों वक्र ही आपसे पूछे जाते हैं, इनमें से भी कोई दो वक्र आपके सामने आ जाएंगे। दीर्घवृत्त के दो रूप होते हैं बच्चों, दीर्घवृत्त के दो रूप होते हैं, दो प्रकार की समीकरण होती है इसकी। कौन कौन सी प्रकार की समीकरण होती है, एक तो होती है बच्चों यहाँ पे इसकी एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पे खासियत होती है कि ए जो है वो बड़ा होता है बी से, और दूसरा रूप भी इसी प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और बराबर में 1, और यहाँ पर ए छोटा होता है बी से। दोनों के ही डायग्राम में बच्चों थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे इस प्रकार के दीर्घवृत्त को कैसे बनाएंगे जहाँ पे ए बड़ा है बी से, इस प्रकार में यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो यहाँ पे एक्स अक्ष कहलाती है, और इस प्रकार के जो दीर्घवृत्त का जो डायग्राम होगा, शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से मुझे प्राप्त होता है, जहाँ पे दीर्घ अक्ष जो है इस बार वाई अक्ष कहलाएगी, और यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है बच्चों वो एक्स अक्ष कहलाती है। कौन सी अक्ष कहलाएगी, यहाँ पे एक्स अक्ष कहलाएगी। तो ये दोनों ही समीकरण जो हैं वो दीर्घवृत्त की हैं। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो इस शेप में आपको दीर्घवृत्त बनाना है, जहाँ पे एक्स अक्ष जो है वो दीर्घ अक्ष कहलाएगी, और अगर ए छोटा है बी से तो इस शेप में आपको दीर्घवृत्त बनाना है, जहां पे आपको जो दीर्घ अक्ष है वो कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे वाई अक्ष कहलाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे चार वक्रों के बारे में बता दिया है, और इन चारों ही वक्रों में से आपको कोई भी दो वक्र, एक वक्र या एक से ज़्यादा वक्र आपको दिए जा सकते हैं। उनकी पहचान करते हुए आपको उनको ड्रॉ करना है, और उनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो बहुत आपको समाकलन विधि से निकालना है। तो आपको इन सभी वक्रों के बारे में और उनके समीकरण के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और आप इनके ऊपर और अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे आपको केवल बेसिक क्लास ली है। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है वो उस चैप्टर का पूरा बेस होती है, जिससे उस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो मैंने आज आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बता दिया है कि समाकलन विधि से क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो साधारण वक्र के अंतर्गत किस प्रकार से निकालेंगे, एक्स अक्ष और कोटियाँ दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे, वाई अक्ष और भुज दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, सममितता का क्या मतलब होता है, एक्स अक्ष के पारित कैसे निकालेंगे, ऊपर हो एक्स अक्ष से तो क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, एक्स अक्ष से नीचे हो तो क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, और विभिन्न प्रकार के वक्रों की समीकरण के साथ उनके डायग्राम ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप इनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, और अगली क्लास के अंदर जो है हम लोग एक्सरसाइज 11.1 जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप यहाँ तक अच्छे से करते हो तो एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से मेहनत के साथ लगे रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।